हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है कक्षा छठवीं का सामाजिक अध्ययन में अध्याय 6 को आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अध्याय 5 तक पूरा हो चुका है। सभी अध्याय को हमने उसके उत्तर सहित देखा है और अध्याय के बीच में आने वाले प्रश्नों को भी हमने जवाब दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस वीडियो लेक्चर का खासियत यही है कि हम सभी सवालों का विस्तार से आप लोगों को आंसर देंगे, ताकि इस एक ही वीडियो लेक्चर से आपका सारा काम हो जाए, नोट्स बनाने का काम भी हो जाए, आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, डिटेल से हम समझाएंगे इसमें। तो चलिए आप शुरू करते हैं अध्याय 6। इसमें हम लोग देखेंगे गाँव का प्रशासन, किस प्रकार से गाँव का प्रशासन को चलाया जाता है और उसमें कौन कौन से लोग जो है सहयोग करते हैं, किसकी कौन सी जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। कितने गांव हैं? 6 लाख। देखिए, ये याद रहना चाहिए, कितने गांव हैं? लगभग 6 लाख से भी अधिक। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो गांव है तो उसमें विवाद भी होते हैं, विवाद को कैसे निपटाया जाता है, तो इसके बारे में ग्राम प्रशासन के 2 अधिकारियों के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे हैं, ये विवाद हो गया है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ पे मोहन और रघु के बीच में, मोहन है ये रघु है, इनके बीच में जो है विवाद हो गया है। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। जैसे जानते हैं कि हम लोग का जो खेत होता है, कई सारे किसान भाइयों का, वो खेत जो है एक मेड़ बना होता है और उस मेड़ से ही एक दूसरे के खेत को अलग किया हुआ होता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने क्षेत्र में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। तो यह समस्या सबसे ज़्यादा गांव में होती है, ज़मीन को लेकर ज़्यादा विवाद होते हैं। जो स्टूडेंट्स गांव में हैं उन लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा समस्या होता है ज़मीन को लेकर के। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। देख रहे हैं ना, मोहन पर जो है रघु अपना बाहुबल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। ठीक है, रपट लिखवाने के खिलाफ थे कुछ लोग। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो गांव के लोग जल्दी से थाने जाने नहीं चाहते हैं, उनको डर लगता है पैसे की बर्बादी होगी और कार्रवाई नहीं होगी। इस डर से वो लोग थाना नहीं जाना चाहते। तो कुछ लोग इसलिए उसका जो है विरोध कर रहे थे थाने जाने की बात का।
आगे देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। ठीक है, तो जो गवाह थे उनको लेकर पुलिस थाने जाने की बात हुई। अब जो है पुलिस थाने का क्षेत्र। अब पुलिस थाना तो होता है, कई सारे पुलिस थाने होते हैं, तो कौन सा पुलिस थाने के अंतर्गत कौन कितने गांव आते हैं वो उसका क्षेत्र होता है। तो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चलें। तो एक गांव के एक व्यक्ति को लगा कि अगर बड़े थाने में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा कार्रवाई होगा, इसलिए उसने कहा क्यों ना हम बड़े शहर के बड़े थाने पे जाए। पर मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। तो हम जो भी गांव है वो जिस थाने के कार्य क्षेत्र में आएगा वहीं पर रिपोर्ट दर्ज होगी, शहर के या फिर दूसरे थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने से नहीं होगा। ये बात हम लोग को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग इस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। तो ये किसका जिम्मेदारी होता है? ये थानेदार का जिम्मेदारी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मोहन गया है थानेदार के पास रिपोर्ट लिखवाने। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ प्रश्न है शायद। तो यहाँ पर देखा है कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? अगर हमारे घर में चोरी हो जाती है तो हम अपनी शिकायत अपने क्षेत्र के थाने में लिखवाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है, मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था। तो मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होती है। रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली थी और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया था। इसी बात को लेकर के मोहन और रघु के बीच में क्या हुआ था? विवाद हुआ था। तीसरा प्रश्न क्या है, मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था। तो मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर लग रहा था क्योंकि रघु का ताऊ जो है गांव का सरपंच था तथा उसके पास बहुत अधिक जमीन भी था, इसलिए वो डर रहा था। अगला जो है, कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए। तो मोहन के दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत लिखवाने के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि रघु के परिवार वाले पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निश्चित हुआ कि जिन पड़ोसियों के आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो यह निर्णय वहाँ पर हुआ। अब आते हैं कि पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में जो काम होता है उसके बारे में देखते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। तो अक्सर जो होता है थानेदार लोग शिकायतें दर्ज नहीं करना चाहते हैं, वो लोग जो है उसको मना कर देते हैं कई बार, और इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। तो आप लोगों के गांव में भी देखे होंगे कई बार जो है थानेदार के पास जाने से भी थानेदार उसको गुस्सा कर लेते हैं उल्टा, क्योंकि उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा काम रहता है और
कुछ थानेदार जो है घूस खाने के लिए पैसा के लालच में ऐसा करते हैं ताकि अगला व्यक्ति जो है उसको कुछ पैसा दे दे ताकि वो कार्रवाई करे। तो ये सब मामले होते हैं थाने में। तो यहाँ पर दिया गया है कि मोहन की बात जो है थानेदार नहीं सुन रहा था। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुँचेगा। तो देखिए, जब भी रिपोर्ट लिखवाना रहता है किसी भी अपराध के खिलाफ में, तो अकेले जाने के बजाय जो है अगर उसके गांव के लोगों को साथ में जाया जाए तो थानेदार पर दबाव बनाया जा सकता है, जिससे कि थानेदार रिपोर्ट लिखने के लिए राजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मोहन ने किया, अपने पड़ोसी को लेकर गया और उन्होंने जो है थानेदार पर दबाव बनाया रिपोर्ट लिखने के लिए, तब जाकर थानेदार राजी हुआ। तो कई सारे लोग अगर किसी मामले को लेकर के जाएंगे और वो सत्य मामला होगा तो इस पर रिपोर्ट थानेदार को दर्ज कराना ही पड़ेगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था। तो ये वाला नाटक जो है विद्यालय में किया जाना चाहिए बच्चों को द्वारा, ताकि और अध्यापक उनमें किरदारों का चयन करेंगे और उनको इस घटना को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद है राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग क्या होता है इसको आप देख लेते हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अगर अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको? पटवारी को। कहीं इसको पटवारी कहते हैं तो कहीं पर लेखापाल कहते हैं, कहीं पर कर्मचारी और कहीं पर इसको ग्रामीण अधिकारी या कहीं पर इसको कानूनों को कहते हैं। इनको नाम को याद रखिएगा। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो पटवारी तो आप लोग जान रहे हैं, कई बार पटवारी नियुक्ति के लिए भी फॉर्म निकलते हैं और उसमें भी लोग अपना आवेदन करते हैं पटवारी बनने के लिए, तो वो जमीन का लेखा जोखा रखता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलावा आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहा जाता है। ठीक है, जो लंबी लोहे की जंजीर इस्तेमाल होती है खेत नापने के लिए पटवारियों के द्वारा, उसको जरीब कहते हैं। याद रखना है इसको। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा किए बिना जो है सीधे पटवारी के पास भी जा सकते थे। राजस्व विभाग में जाके अपना खेत को जमीन की स्थिति को नापने के लिए भी कहा जा सकता था पटवारी से। तो उससे भी हमें स्पष्ट हो जाता कि मोहन को स्पष्ट हो जाता और रघु भी पकड़ा जाता अगर उसने अपने खेत का मेड़ को खिसकाया हुआ है
तो ये विवाद किए बिना भी इस तरह से हम इस समस्या को समाधान किया जा सकता था। पटवारी किसानों से भूमि कर की इकट्ठा करता है, भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, पटवारी है जो रिकॉर्ड रख रहा है कौन सी फसल लगाई गई है, कितनी भूमि है, किस गांव में। तो ये सब काम जो है पटवारी का होता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांव के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं। तो जो भी गांव में जब भी पटवारी आए तो आप उनसे जरूर एक बार पता करिएगा कि उसके अंदर में कितने गांव हैं, कितने गांवों का लेखा जोखा वो रखता है। तो आप लोग को पता चल जाएगा। हर पटवारी को अलग अलग संख्या में गांव मिले रहते हैं, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, गांव के क्षेत्रफल जनसंख्या पर निर्भर करता है कि कितने गांव किसी पटवारी को दिए जाएंगे। और पटवारी लगभग हफ्ते में एक दिन आके पंचायत में बैठते हैं और वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और ज़्यादा समस्या होता है, ज़रूरी होता है तो लोग जो है पटवारी के घर भी जाके उनसे संपर्क करते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं खसरा के बारे में। क्या होता है खसरा? खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जो खसरा नंबर 5 आप देख रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहले तो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर लगाया गया है 1 2 3, और ये क्षेत्र हेक्टेयर में, जो जमीन का जो क्षेत्र है उसको हेक्टेयर में लिखा गया है। 0.75 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर। जमीन मालिक का नाम, पिता पति का नाम और पता। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे मोहन वल्द राजा राम, गांव अमरापुर, जमीन का मालिक है ये। तो ये सारे रिकॉर्ड इसमें लिखा गया है। नीचे रघु का है, उसके नीचे मध्य प्रदेश सरकार, ये चीज़ें यहाँ पर खसरा में लिखा हुआ है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा। तो बटाई पर यहाँ पर नहीं है, तीनों में से तीनों जमीन भी कोई सा भी बटाई पर नहीं है। फसल कौन सी लगी है? तो मोहन के खेत में सोयाबीन लगी हुई है और ये रघु के खेत में गेहूँ लगी हुई है। कितने क्षेत्र में लगी हुई है? तो 0.75 हेक्टेयर में इसकी लगी हुई है सोयाबीन, और इसका 2.75 हेक्टेयर में गेहूँ लगी हुई है। अन्य फसल इसके में नहीं लगी हुई है, और इसमें अन्य फसल लगी हुई है 1.75 हेक्टेयर में। और ये प्रति भूमि जिसमें कोई फसल नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पर जो है 0.25 हेक्टेयर जो है प्रति भूमि है। सुविधाओं के मोहन के खेत में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन जो रघु राम का जो खेत है उसमें एक कुआं है जो कि चालू अवस्था में है, जिसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6 हेक्टेयर जमीन है, मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है। तो यहाँ पर भी एक कुआं है चालू हालत में, और यहाँ पर चारागाह है जो कि बैल चलाने के लिए भी काम आता है, सरकारी क्षेत्र है ये। तो इस चीज़ को अभी हम लोग नक्शे में देख लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर नक्शा को समझते हैं। नक्शा में जो नक्शा बनाया जाता है उसमें कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। तो चिन्ह में ये जो रेखा है ये सीमा है, और ये चारागाह है, थोड़े से घास बने हुए हैं। ये 2 लकीर के बीच में सिंगल लकीर कच्ची सड़क है, गोल बीच में बिंदु ये कुआं है, और 2 लकीर के बीच में डबल लकीर जो है ये पक्की सड़क है, और ये पेड़ का निशान है। तो यहाँ पर आप ये नक्शा देखिए, ग्राम अमरापुर पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ये उत्तर दिशा है। तो मैं इस नक्शे को आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो डबल लकीर लगी हुई है सड़क के बीचों बीच, तो ये पक्की सड़क है। ये क्या है? पक्की सड़क है। और ये जो है सिंगल लकीर लगी हुई है, ये क्या है? कच्ची सड़क है, ठीक है। और ये वाली भी कच्ची सड़क है। इसमें जमीन नंबर 1, जमीन नंबर 2, यहाँ पर एक तो कुआं है, देख लीजिए यहाँ पर नक्शा में दिया गया है। जमीन नंबर 3, यहाँ पर कुआं है, चारागाह है, पेड़ है। जमीन नंबर 4 और जमीन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से नक्शे में दिखाया जाता है, जो पटवारी लोग नक्शा बनाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग नक्शा देखना समझ गए होंगे इसमें।
तो इसमें से जो प्रश्न हमारे यहाँ पर पूछा गया है, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है। तो 1 नंबर का जो खेत है, यहाँ पर खसरा में आप लोग को देख रहे हैं ना, 1 नंबर का खेत किसका है, मोहन का है, बल्द राजा राम। तो मोहन का जो खेत है इसका दक्षिण वाला हिस्सा ये हो जाएगा। तो इसमें किसका खेत है, ये रघु का खेत है। दूसरे नंबर पे जो है कौन है, रघु है, रघु राम का खेत है इसमें। और दूसरा प्रश्न दिया है, रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। तो ये वाला जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है ये क्या है, ये रघु का खेत और ये मोहन के खेत के बीच का सीमा का बीच का रेखा है, निशान है। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पर जो खेत संख्या 3 है ये मध्य प्रदेश सरकार का है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार, जो कि अभी चारागाह है इसमें। तो इस जमीन का इस्तेमाल जो है प्रयोग जो है मध्य प्रदेश सरकार ही कर सकती है और इसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जमीन जो है सरकारी जमीन है। तो यहाँ पर तीसरा जो है घ नंबर का, खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। तो 2 रघु के खेत और मध्य प्रदेश सरकार का जो खेत है उसके बारे में जो जो जानकारी यहाँ पर खसरे में लिखा गया है उसको हम देख सकते हैं। तो 2 में जो है कुल जमीन कितना है, 3 हेक्टेयर है और रघु राम वल्द रतनलाल का यह जमीन है और गांव अमरापुर और जमीन का यह मालिक है रघुराम। ठीक है, बटाई पर यह जमीन नहीं दिया गया है। इसमें गेहूं उगाई गई है, कुल कितना क्षेत्र 2.75 हेक्टेयर में, और अन्य फसल 1.75 हेक्टेयर में उगाई गई है। और प्रति भूमि यहाँ पर क्या है 0.25 हेक्टेयर। और इस खेत में जो है एक कुआं है जो कि चालू अवस्था में सिंचाई का काम किया जा रहा है। और जो तीसरा नंबर का जो खेत है उसमें 6 हेक्टेयर जमीन है कुल, मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान है यहाँ पर, और यहाँ कोई इसको बटाई पे नहीं दिया गया है, कोई फसल भी यहाँ पर नहीं लगाई गई है। ठीक है, पूरा घास का मैदान है। यहाँ पर भी एक कुआं है चालू अवस्था में और ये चारागाह है। तो इतनी जानकारी हमको खसरे से मिल जा रही है। तो आगे जो है इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे ताकि किसी प्रकार का भी कोई भी कन्फ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स को नहीं रहे। और उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।